हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के चैप्टर का अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एनालिसिस करूं तो एग्जाम में इस चैप्टर से ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन एवरी ईयर पूछा जाता है। कभी कभी 2 क्वेश्चंस भी यहां से पूछ लिए जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन की तो प्रोबेबिलिटी पूरी है कि बनता ही बनता है। चैप्टर छोटा है तो इसमें जो पोर्शन जो सेक्शंस है वो कम रहेंगे, लेकिन कम सेक्शंस के ऊपर भी हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो डिफरेंट वैरायटीज की काफी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें इंट्रोडक्शन के अंदर जो सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है वो इंट्रोडक्टरी चैप्टर के अंदर एक तो आपको क्यूबिक यूनिट सेल का पूरा इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। क्यूबिक यूनिट सेल्स की डिफरेंट पोजीशन के ऊपर एटम्स का रखना, रिमूव करना, उसका केमिकल फार्मूला पूछना। लाइकवाइज एक तो ये एक कॉमन क्वेश्चन बनता है, और दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन यहाँ पर बनता है इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर वो बनता है कि आपको डिफरेंट टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में बात करते हैं। क्रिस्टल सिस्टम्स जो है वो कितने 7 है, और टोटल नंबर ऑफ जो लैटिसेस है वो कितनी है 14 है। तो अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम के अंदर अलग अलग टाइप की जो डिफरेंट टाइप की आपको लैटिसेस देखने को मिलती है, तो वो टोटल ब्रेविस लैटिसेस कितनी है 14 है। तो क्रिस्टल सिस्टम को याद करने का एक ट्रिक मैंने सिखा रखा है। सबसे पहले चैप्टर की शुरुआत में ही मैं आपसे एक ट्रिक की बात कर लेता हूं। ट्रिक है CTOR और HMT। रिपीट कर रहा हूं, CTOR और HMT। तो इसको पूरा कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, CT और HMT। यहां पर C का मतलब क्या है, क्यूबिक। T का मतलब क्या है, टेट्रागोनल। O का मतलब क्या है, CTO का मतलब क्या है, ऑर्थोरोम्बिक। R का मतलब क्या है, रोम्बोएड्रल। रोम्बोएड्रल को ट्राइगोनल भी बोला जाता है। OR H हेक्सागोनल, M का मतलब मोनोक्लिनिक और T का मतलब ट्राइक्लिनिक। जो क्यूबिक है इसमें तो एज लेंथ और एंगल्स जो है वो सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C एंड अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। दिस इज परफेक्ट क्यूबिक सिस्टम। अब इसके बाद में अगर मैं बात करूं किसकी, ट्राइक्लिनिक की, तो इसमें ABC भी इक्वल नहीं होगा। मतलब A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C एंड अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन देख रहे हैं इसमें CT और HMT 7 तरीके के क्रिस्टल सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, जिनमें 2 बातें मैं कर चुका हूँ। इसके बाद में जैसे जैसे आपने अरेंज किया CT और HMT को, तो इसको याद करने का जो तरीका है, इसमें क्या होगा, C में A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, फिर A इक्वल्स टू B बट नॉट इक्वल्स टू C, फिर A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C। तो ये एज लेंथ का जो क्राइटेरिया सिखा रहा हूं आपको, जिसमें सबसे पहले तीनों इक्वल, फिर A इक्वल्स टू B बट नॉट इक्वल्स टू C, फिर A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C। CTO तक की बात हो गई। फिर R पर आते हैं तो रिपीट करें C को, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, फिर नेक्स्ट में A इक्वल्स टू B बट नॉट इक्वल्स टू C, फिर नेक्स्ट में A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C, और लास्ट में जो आपका आ रहा है ट्राइक्लिनिक, उसमें तो आपको मैंने पहले से बता दिया कि A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C। तो बच्चों CT और HMT की ये ट्रिक जब आप याद कर लोगे तो उससे आपको बहुत इमीडिएटली ये पता चल जाएगा कि एज लेंथ को कैसे मैनेज करना है। अब आप जब बॉन्ड एंगल्स के ऊपर आएंगे तो एंगल्स का एक सीक्वेंस बन गया CT और HMT के अंदर। अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90, फिर अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा बट नॉट इक्वल्स टू 90। ये सारे सीक्वेंसेस बन जाएंगे आपको। फिर जब आप H के अंदर आएंगे, हेक्सागोनल में आएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना, अल्फा बीटा 90 होता है बट गामा जो होता है वो क्या होता है, 120 डिग्री होता है। और एक मोनोक्लिनिक का भी ध्यान रखना, उसमें अल्फा गामा 90 होता है लेकिन बीटा नॉट इक्वल्स टू 90 होता है। और ट्राइक्लिनिक का तो बहुत सिंपल सा है, अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 की हमने बात करी। अब बच्चों पहला क्वेश्चन बोर्ड पर आपके सामने आ रहा है, तो इसमें आप देख पा रहे हो कि जो A है और B है इन दोनों की लेंथ तो सेम दे रखी है, C इक्वल नहीं है। मतलब क्राइटेरिया क्या बना, A इक्वल्स टू B बट नॉट इक्वल्स टू C। इसके बाद में अल्फा बीटा 90 डिग्री दिए हुए हैं, लेकिन गामा कितना 120, गामा 120। देखते हैं आपके दिमाग में एक बेल बज रही है क्या कि यार गामा 120 किसके लिए है, हेक्सागोनल टाइप सिस्टम के लिए। इसलिए अब आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने में बहुत इजी रहेगा। सिस्टम कौन सा हो जाएगा, हेक्सागोनल। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है, इसमें एक क्यूबिक यूनिट सेल में जो कॉर्नर्स है, आउट ऑफ 8 कॉर्नर्स है, उन कॉर्नर्स को A एटम्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जबकि सभी के सभी फेसेस को, ऑल फेसेस आर ऑक्यूपाइड बाय B एटम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी इन क्वेश्चंस को अपन मैनेज करें तो ये ध्यान दें कि A का जो टोटल है ऑक्यूपेशन वो कितना है, 7 है, और कितने कॉर्नर्स होते हैं,
8 कॉर्नर्स होते हैं, और एक कॉर्नर का पार्टिसिपेशन कितना होता है 1/8 होता है क्यूब के अंदर। तो यह जाएगा 7 इंटू पार्टिसिपेशन 1/8, तो यह जाएगा 7/8। तो ए का जो फ्रैक्शन है वो 7/8 आ जाएगा। बी की बात करूं तो ऑल फेस सेंटर, टोटल नंबर ऑफ फेस सेंटर्स कितने हैं 6 है, और एक फेस सेंटर का जो अपने पास में कंट्रीब्यूशन होता है वो कितना होता है 1/2 होता है। तो आ जाएगा 6 इंटू 1/2, इट विल बी 3। तो जो रेशियो बनेगा वो बनेगा A:B, और ये आ जाएगा 7/8:3, एंड इट विल बी A7B24। अब कोई जरूरी नहीं है कि वो फेस पर ही ले, कंट्रीब्यूशन आप सारे याद रखो, नंबर याद रखो। कॉर्नर्स कितने होते हैं बोलो फटाफट से, कॉर्नर्स कितने हैं 8, फेस कितने हैं 6, एजेस कितनी है 12, और बॉडी सेंटर तो 1 होगा ही। और पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो कॉर्नर का पार्टिसिपेशन क्यूब के अंदर कितना होता है 1/8, कॉर्नर पर रखे हुए एटम का पार्टिसिपेशन कितना है 1/8 है। फिर आपका जो फेस पर रखा हुआ उसका कितना है 1/2 है, एज पे रखा हुआ उसका कितना है 1/4 है, और बॉडी सेंटर पर रखा हुआ उसका पूरा 1 पार्टिसिपेशन होता है। कभी भी ऐसी सिचुएशन है जैसे इसमें 7 एटम्स प्लेस्ड एट कॉर्नर, कितने भी एटम्स की बात आ जाए, आपको तो एक बात याद रखनी है, नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना है वो आपको मैंने याद करवा दिया। एटम्स का नंबर क्वेश्चन में दिया रहेगा, या ये बोलेगा ऑल कॉर्नर, ऑल फेस सेंटर, ऑल फेसेस लाइकवाइज, तो वो आप आराम से पुट कर सकते हो। बाई चांस कभी एक और प्रोबेबिलिटी इसमें आगे बन जाती है, वो बोलेगा कि 50% कॉर्नर ऑक्यूपाइड। अब उसने नंबर नहीं दिया, क्या दे दिया 50% दे दिया, कोई बात नहीं है। सबसे पहले आप तो नंबर लिखो, जैसे कॉर्नर बोला 50%, कॉर्नर्स का नंबर कितना है 8 है, उसका 50% आप लिखोगे तो 8 इंटू 50/100 मतलब कितना हो गया 4, मल्टीप्लाइड बाय कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन कितना है इसका 1/8 है। बस वैल्यू पुट किया, ऐसे मैनेज करते चले जाना। A B C D जितने भी एटम्स आपको दिए हुए हैं उनको आप रेशियो के रूप में पुट करना। फाइनली अगर वो डिफरेंट आ रहे हैं तो एलसीएम लेकर के, और जो मैनेज हो रहा है फाइनल रिजल्ट, उस रिजल्ट को आप उनके साथ में दिखा दो। तो जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया है, यहाँ पर एलसीएम 8 ले लिया, तो जो रिजल्ट बन गया वो क्या हो गया A7 बन गया, और बी का क्या हो गया 24 आ गया। तो एक सिंपल वैरायटी है, अच्छी वैरायटी है, एग्जाम में पूछी जाने वाली वैरायटी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, इसमें जिंक ब्लेंड टाइप की एक स्ट्रक्चर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो बच्चों पहले मैं आपको बता दूं कि जो जिंक ब्लेंड की स्ट्रक्चर है, इसमें सल्फाइड जेडएनएस इसका फॉर्मूला होता है। तो सल्फाइड तो एफसीसी में जितनी पोजीशन है सबको ऑक्यूपाई करते हैं। एफसीसी में जो पोजीशन होगी वो क्या होगी 6 कॉर्नर और 8 कॉर्नर्स एंड 6 फेस सेंटर हो जाएगा। तो जो टोटल आप इसका कंट्रीब्यूशन करके कैलकुलेट करेंगे तो एफसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने आते हैं 4। तो जो सल्फाइड है वो तो क्या हो जाएंगे टोटल 4 हो जाएंगे। और जो जिंक आयंस है दे ऑक्यूपाइड कितना, आपका जो टीवी है उसको ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो टीवी कहाँ है आपका, टीवी जो है वो क्यूब के अंदर जो फेस डायगोनल्स हैं, इन फेस डायगोनल्स के ऊपर टीवीज आ रखी है, और उसमें 50% ये टीवी को ऑक्यूपाई करते हैं। तो जो टोटल टीवीज का नंबर होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ एन नंबर ऑफ एटम्स है। तो बी कितने थे 4, तो जो टीवी होंगी वो कितनी होंगी 8 होंगी, लेकिन 50% ऑक्यूपाई किया तो टीवी भी कितनी हो गई आपकी 4 हो गई। खैर ये तो जिंक ब्लेंड की स्ट्रक्चर है। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है वो ये बोला हुआ है कि जो बी है वो कंप्लीट क्रिस्टल की स्ट्रक्चर में, मतलब एफसीसी का जो पूरा पार्टिसिपेशन है वो बी के रेस्पेक्ट में है, और ए जो है वो प्लेस्ड है 25% ऑफ टीवी पर। इसका मतलब मैं लिखूंगा जो ए है वो टीवी का 25% है, और टीवी का नंबर मैंने कितना बताया आपको 8, तो 8 का 25% आ जाएगा 1/4 हो गया, तो ये आ जाएगा 2। तो ए तो हो जाएंगे 2, और बी की बात करूं मैं, बी है एफसीसी का ईच एलिमेंट, तो ये हो जाएगा बी का पोजीशन हो जाएगा 8 इंटू 1/8, ये तो कॉर्नर हो गया, प्लस 6 इंटू 1/2, ये क्या हो गया फेस सेंटर हो गया। तो टोटल कितना हो जाएगा 4। तो रेशियो जो बन रहा है A:B 2:4 1:2, सिंप्लीफाई करूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा AB2। समझ गए। तो ये एक जिंक सल्फाइड की स्ट्रक्चर के बारे में बात हो गई, साथ साथ में एक टीवी के बारे में बात हो गई कि टीवी को अगर आपको मैनेज करना है तो किस तरीके से मैनेज करेंगे। तो मैंने बता दिया कि एफसीसी क्रिस्टलाइजेशन में टीवी कितनी होती है 8 होती है, और ओवी अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के भी, ओवी कितनी होती है 4 होती है। इसका परसेंटेज फ्रैक्शन दिया हुआ जैसा कि अभी इसमें 25% दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है, जितना नंबर ऑफ टीवीज है उसका आप क्या कर सकते हो
25%, 50%, 75%, जो भी बोला है क्वेश्चन के अंदर वो ऑक्यूपाई कराओ, अपना फॉर्मूला इजीली मैनेज हो जाता है, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में बीसीसी टाइप की स्ट्रक्चर दी हुई है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देना। और आपको इसमें एज लेंथ दिया हुआ है और डायमीटर ऑफ एटम पूछा हुआ है। तो कुल मिलाकर के जब आपको डायमीटर की बात की हुई है तो पहले अपने को रेडियस के बारे में तो जानना ही होगा। तो रेडियस और एटम की जो रेडियस है और जो यूनिट सेल उसकी एज लेंथ, उसके बीच में बीसीसी के लिए क्या रिलेशन है? बीसीसी के लिए रिलेशन चलता है √3a = 4r। यहां पर क्वेश्चन में मेरे पास में a अवेलेबल है तो मैं डेफिनेटली r को तो फाइंड कर ही सकता हूं। r आ जाएगा √3a/4। √3a का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻10 मीटर बाई 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। √3 का वैल्यू रखूंगा तो 1.732 आता है, तो आ जाएगा 1.73 × 10⁻10 मीटर। ये मेरे पास में रेडियस आ गया। लेकिन क्वेश्चन में रेडियस नहीं पूछा हुआ है, क्या पूछा हुआ है? डायमीटर। एंड डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो आ जाएगा डायमीटर d = ट्वाइस ऑफ रेडियस 2 × 1.73 × 10⁻10 मीटर। अगर यही क्वेश्चन फेस सेंटर क्यूब के लिए पूछा होता तो रिलेशन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ में एक तो तैयार कराना बहुत जरूरी है। तो यहां पर जो बीसीसी के लिए रिलेशन बताया √3a = 4r, यही एफसीसी के लिए आता तो क्या था? √2a = 4r। वैल्यू पुट करते अपना आंसर आ जाता। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, इस क्वेश्चन में प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर फर्स्ट 3 नियरेस्ट नेबर एटम्स की जो डिस्टेंस है वो पूछी हुई है। तो जब भी कभी इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ कर लेनी है जो क्वेश्चन की आस्किंग है। जैसे मान लो सिंपल क्यूबिक सेल का पूछा हो तो एक अरेंजमेंट मैंने यहाँ पर दिखा रखा है। अगर यही बॉडी सेंटर्ड का पूछा होता तो एक बॉडी सेंटर पर एटम और एक्स्ट्रा आ जाता, और यदि एफसीसी का पूछा हुआ होता तो क्या करना था, हर एक फेस सेंटर पर इस स्ट्रक्चर के साथ में हर एक फेस के सेंटर पर क्या जाता, एटम आ जाता। तो अभी फिलहाल मैं आपको एक एससीसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो कभी भी आपको किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में नियरेस्ट नेबर की डिस्टेंस पूछे तो आप एक एटम को सेलेक्ट करके और अब दूसरे एटम्स की तरफ चलने की कोशिश कीजिए। जैसे मान लो मैंने इस पर्टिकुलर एटम को सेलेक्ट कर लिया। अब अगर मैं देखूं तो इस एटम की इस वाले एटम से और इस वाले एटम से डिस्टेंस सेम रहेगी, कितनी? एज लेंथ a की इक्वल रहेगी। तो ये a है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस में देखूंगा तो ये कितनी होगी? √2a होगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस a होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस √2a होगी। अब जो एक अदर डिस्टेंस हो सकती है वो कौन सी हो सकती है? इस एटम से बॉडी डायगोनल चलो। तो कुल मिलाकर के 3 पॉसिबिलिटी बनी। एक तो किसी भी एज पर मैं चला तो a आया, एक जब मैं फेस डायगोनल चला तो √2a आया, और एक जब मैं बॉडी डायगोनल चला तो √3a आया। तो ये 3 नियरेस्ट नेबर डिस्टेंसेस की बात की, जिसमें 1 बाय 1 करके हम लोग चले। ट्रिक मैंने आपको सिखा दी है, कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले एक एटम को सेलेक्ट करके अब अनदर एटम्स के साथ में उसके डिस्टेंसेस निकालते जाते हैं। कॉमन डिस्टेंस आती है उन्हें काउंट नहीं करेंगे, फिर जो डिफरेंट आएगी उन्हों को कंपेयर करेंगे। तो मेरे पास में जो पहली डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है l, अब दूसरी डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है √2l, और तीसरी डिस्टेंस आ रही है वो आ रही है √3l। l क्या है यहाँ पर? एज लेंथ है, a बोल सकते हैं, l बोल सकते हैं। तो जो सबसे छोटी डिस्टेंस थी वो l थी, फिर √2l और फिर √3l। तो इस तरीके से ये एक मैंने आपको जो मेथड सिखाया है इसी को आप बीसीसी में अप्लाई करें, इसी को आप एफसीसी में अप्लाई करें, आप खुद से भी इसे ट्राई करें तो आपको पता चल जाएगा कि नियरेस्ट नेबर की जो डिस्टेंसेस ली जाती है वो किस तरीके से फाइंड की जाती है। अब जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वैरायटी हमारे सामने है, ये एक बहुत ही अल्टीमेट वैरायटी का क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारी बातें आपके साथ में कवर कर लेंगे। जैसे 3 एलिमेंट्स है, एक्स है, वाई है और जेड है। ये क्वेश्चन में दिखा रखा है, इनकी लोकेशन बता रखी है कि एक्स जो है वो सीसीपी को ऑक्यूपाई कर रहा है, वाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, और जेड किसको? टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो सबसे पहले आप फटाफट से एक बार लोकेशन बोलो। सीसीपी की लोकेशन क्या है? ईच कॉर्नर है एंड फेस सेंटर है। इसके बाद में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या है? ईच एट सेंटर एंड बॉडी सेंटर। रिपीट कर रहा हूं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या है? ईच एट सेंटर एंड बॉडी सेंटर। इस बाद में टेट्राहेड्रल वॉइड की लोकेशन क्या है? अभी अभी आपको बताया था, बॉडी डायगोनल पर एक क्यूब के अंदर कितने बॉडी डायगोनल है?
4 बॉडी डायगोनल है, हर एक बॉडी डायगोनल पर कितनी टीवी है? 2 टीवी है, तो एफसीसी में टोटल नंबर ऑफ टीवीज कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। चलो अब ये क्या बोल रहा है, इसकी बात को सुनते हैं ध्यान से। ये बोलता है कि एक बॉडी डायगोनल पर जितने एटम्स है उन सबको रिमूव कर दिया जाए तो फॉर्मूला क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, अब स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं क्या बोलता हूं, ये एक क्यूब अपन बना लेते हैं, इससे अपने को अच्छे से आइडिया हो जाएगा लोकेशन किस किस चीज की रिमूव होगी, उसको माइनस करते चले जाएंगे। ये क्यूब बन गया। अब जो एक्स की लोकेशन थी वो बता रखी थी सीसीपी, और सीसीपी में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, जिसमें 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, ये कैलकुलेशन समझा दी आपको। वाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड पर लोकेटेड है, तो जो वाई का टोटल नंबर होगा वो कितना हो जाएगा? 4। और जो जेड है ये सभी टीवीज को ऑक्यूपाई करता है, तो जेड का नंबर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आगे जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो बोल रहा है कि एक बॉडी डायगोनल पर जितने एटम्स आ रहे हैं उन सबको आप रिमूव करते चलो। तो पहले एक बॉडी डायगोनल सोचो, ये एक कॉर्नर मेरे सामने आ रहा है और इस कॉर्नर से बॉडी डायगोनल होते हुए नीचे वाले कॉर्नर तक पहुंचना है। बॉडी डायगोनल आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आ रहा है। अगर इस क्यूब में समझाऊं तो ये वाला कॉर्नर लिया और ये वाला कॉर्नर लिया और यहां से यहां तक कटिंग करता चला गया। अब इस कटिंग के अंदर जितने एटम्स बीच में आ रहे हैं उन सबको हमको रिमूव करना है। अब फटाफट से आप सोचिए कि पहला जो एटम है वो कॉर्नर का जाएगा। कॉर्नर का एटम है वो किसका है? एक्स का, क्योंकि सीसीपी का पार्ट कौन था? एक्स। फिर यहां पर आऊंगा, ये लोकेशन फटाफट से बोलो किसकी आएगी? यस, ये कौन है? टीवी। फिर आगे चलोगे, बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर की लोकेशन किसकी है? ओवी। फिर आगे चलोगे, फिर कौन मिलेगा? टीवी। और फिर कौन मिलेगा? कॉर्नर। कुल मिलाकर के पूरे रास्ते में अगर मैं चला तो एक बॉडी डायगोनल पर मुझे कॉर्नर कितने मिले? 2। मुझे टीवी कितनी मिली? 2। मुझे ओवी कितनी मिली? 1। तो जहां पर ओवी का पोजीशन है यानी कि वाई, उसमें से 1 पूरा माइनस हो जाएगा। जहां टीवी का पोर्शन है जेड, उसमें से 2 पूरा माइनस हो जाएगा। लेकिन जहां सीसीपी यानी कि एक्स है उसमें 2 कॉर्नर के एटम हटे हैं, तो कॉर्नर के एटम्स को जब हम हटाएंगे तो उसके पार्टिसिपेशन को लेना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो यह जाएगा 4 माइनस 2 इंटू कॉर्नर का पार्टिसिपेशन, बोलो फटाफट से कितना है? 1/8। तो यह जाएगा 2 इंटू 1/8। यहां से अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा? 15/4। ये कितना जाएगा? 3। ये कितना जाएगा? 6। बस आप कुछ भी नहीं करना, x रेशियो y रेशियो z, फाइनल कैलकुलेशन यहां लिख रहा हूं। 15/4 या जाएगा 3:6। आप चाहो तो इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 15:12:24 और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 5:4:8। तो कुल मिलाकर के स्टूडेंट्स जो हमारे पास में फाइनल रेशियो बन रहा है x5 y4 z8। कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन के थ्रू आपको टीवी की बात किया, ओवी की बात किया, सीसीपी की बात किया, एक बॉडी डायगोनल की बात किया, और बॉडी डायगोनल जब हटा रहे हैं, बॉडी डायगोनल्स के एटम्स को हटा रहे हैं, तो किस तरीके से सेपरेशन में एक एक पॉइंट को हम लोग देखते हुए चलते हैं, उस पॉइंट को भी हमने ध्यान दिया। बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब आप आराम से कर सकते हैं। अब जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इस क्वेश्चन में हम लोग एफसीसी के बारे में बात कर रहे हैं कि एफसीसी की जो पैकिंग एफिशिएंसी इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एफसीसी का आइडिया मैं दे रहा हूं, इससे आप एससीसी और बीसीसी को भी रेडी कर सकते हैं। जब भी पैकिंग एफिशिएंसी के क्वेश्चन की बात आती है तो सबसे पहले हमें जो एटॉमिक रेडियस है उस एटॉमिक रेडियस का एज लेंथ के साथ में रिलेशन बना लेना चाहिए। तो जो एफसीसी इसमें √2a=4r का फॉर्मूला चलता है, तो r हो जाएगा a/2√2। इसमें जो एक फेज डायगोनल है, उस फेज डायगोनल के 2 एटम्स के बीच की डिस्टेंसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। √2a=4r हो गया, तो r a/2√2 हो जाएगा। अब यहाँ पर r का a के साथ में रिलेशन है, ये रिलेशन एफसीसी के लिए हमें याद भी रखना चाहिए। इसी तरीके से अगर ये बीसीसी की बात आती तो √3a=4r, और अगर इसी तरीके से एससीसी की बात आती तो बोलो क्या बोलते? एससीसी की बात आती तो बोलना a=2r। तो यहां से r हो जाएगा a/2। एससीसी की बात होती, यहां r हो गया a/2√2। बस फॉर्मूला, पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? n × 4/3 पाई r क्यूब। तो यह जाएगा n का वैल्यू एफसीसी के लिए कितना? 4 × 4/3 पाई, r की जगह क्या जाएगा? a/2√2 का होल क्यूब आ जाएगा।
अपोन में ए क्यूब, इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 4 4 जा 16/3 पाई, 16/3 रख दिया और ये आ जाएगा a का क्यूब a क्यूब और 2√2 का क्यूब 16√2 इंटू ये 1/a क्यूब 1/a क्यूब। कैंसिल क्या हो सकता है, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल और 16 से 16 भी कैंसिल। फाइनली जो मेरे पास में फ्रैक्शन आ रहा है वो आ रहा है कितना, π/3√2। ये मेरा फाइनल फ्रैक्शन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें फ्रैक्शन अगर आपको बीसीसी का पूछा जाए तो आप एन वैल्यू बीसीसी के हिसाब से और आर का ए के साथ रिलेशन बीसीसी के हिसाब से, और सेम चीज आपको एससीसी में ध्यान रखनी है, एन का वैल्यू एससीसी के हिसाब से और आर और ए का रिलेशन एससीसी के हिसाब से पुट करेंगे। एक डेरिवेशन मैंने समझा दिया, 2 डेरिवेशन आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं।